अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम सामीन व नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शा को लेकर। इससे पहले हम सब लोगों ने 10 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा जो सबक होगा 11वां सबक होगा और सबक का नाम होगा आर्यभट्ट और त्रेगना। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में और फिर जानेंगे हम लोग त्रेगना के बारे में। और फिर आज हम लोग इस सबक के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक होगा, मेन असल जो उन्वान होगा, उसमें सूरज ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है। इसी तरह 2009 का सूरज ग्रहण और त्रेगना जो जगह का नाम है उस चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मुख्तसर से जानते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में, जिनकी पैदाइश जो होती है करीने क़यास के मुताबिक, यानी क़यास लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, उसके मुताबिक जो है ना 476 ईस्वी में खगोल में हुआ। आपकी जो वफ़ात होती है 88 साल की उम्र में, 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में आप जो थे मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। यानी रियाजी मैथ के जो मशहूर माहिर थे, इल्म रियाजी के जो माहिर थे पाइथागोरस, उसकी रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट अपने दौर का अजीम माहिर इल्म नजूम, इल्म रियाजी और इल्म जबर थे। यानी अजीम माहिर इल्म नजूम, माफ़ कीजिएगा, इल्म नजूम यानी सैयारों का इल्म रखने वाला, सैयारों के बारे में जानने वाला, प्लैनेट्स के बारे में जानने वाला। इल्म रियाजी इसी तरह मैथमेटिक्स के बारे में जानने वाला और इल्मुल जब्र। आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ़ आर्य सिद्धांत और तंत्र को त्रेगना में बैठकर लिखा था। अगर आपसे पूछ दे कि आर्यभट्ट का मशहूर तसनीफ़ कौन है तो आपको लिखना पड़ेगा आर्य सिद्धांत और तंत्र। इसी तरह आर्यभट्ट जो है पहले साइंसदान थे जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया कि ज़मीन गोल है और अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करते हैं। यानी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया कि हमारा जो ये ज़मीन है ये गोल है और अपने महवर पर घूमता है, यानी आप उसका जो रोटेशन करने के लिए रास्ता बनाया हुआ है उसी पर घूमता है और सूरज की गर्दिश करता रहता है। सूरज के किनारे उसका चक्कर लगाते रहता है और उसका जो महवर बना हुआ है, घूमने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसी पर घूमता रहता है। और उसी ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इसी तरह आर्यभट्ट ने निज़ाम आशारिया यानी डेसिमल सिस्टम का अजीम कारनामा आर्यभट्ट ने अंजाम दिया। मतलब ये है कि डेसिमल जो बिंदा हम लोग बोलते हैं, जिसको दशमलव बोलते हैं, उस चीज़ का मतलब जो है ना ईजाद भी इन्हीं ने की है, आर्यभट्ट ने। तो आइए अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले सूरज ग्रहण के बारे में। सूरज ग्रहण कैसे होता है और क्यों होता है? तो सूरज ग्रहण होने की जो असल वजह है वो ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम, हमारा जो सैयारा का जो सिस्टम है, प्लैनेट्स का जो सिस्टम है, उसमें हमारा सबसे पहले सूरज आता है और इस सूरज के जो है ना चारों ओर हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है और इसी पृथ्वी का जो है चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो चक्कर लगाता है, यानी चांद जो चक्कर लगाता है वो हमारे पृथ्वी का, और पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वो सूरज का चक्कर लगाता है। तो जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये कि मान लीजिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये चांद है, ठीक है। तो ये पृथ्वी तो इसका भी चक्कर लगा रहा है सूरज का, और ये हमारा जो चांद है, ये चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जैसे हमारा ये चांद आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये चांद जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चांद जब यहाँ पे आता है तो सूरज को जो रोशनी है पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, तो इसी तरह इसको हम लोग कहेंगे सूरज ग्रहण। इसी तरह जब हमारा ये पृथ्वी जो चक्कर लगाता है सूरज का, और ये चंद्रमा जब बीच में आ जाती है, ये चंद्रमा बीच में आ जाती है और हमारा पृथ्वी इधर हो जाता है, तो उसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। यानी चांद जब ढक जाता है, सूरज के साये से अगर चांद ढक जाते हैं उसको हम
चंद्र ग्रहण कहेंगे, और जब पृथ्वी ढक जाता है उसको सूरज ग्रहण कहेंगे। तो इसको सूरज ग्रहण कहा जाएगा। इसी के बराक से जब चंद्रमा पर हमारा जब परछाई रोशनी नहीं पड़ता सूरज का, तो उसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो ये था हमारा सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और ये जो हमारा एक जगह है 2009 इसमें सूरज ग्रहण जो हुआ था, और त्रिगना जो था ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था। यानी उस वक्त जो सूरज ग्रहण हुआ था वो पूरा का पूरा सूरज ढक गया था, जिसमें सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा था, अंगूठी के मानंद दिखाई पड़ रहा था। तो इस सूरज त्रिगना जो ये जगह है आपका, ये कहाँ पे पड़ता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो त्रिगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है, और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम त्रिगना रखा गया है। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर त्रिगना के ही महल में वक़ू है। यानी त्रिगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। त्रिगना के महल वक़ू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ़ रहती है। यानी त्रिगना मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें त्रिगना कहाँ वाक़ है, तो ये जो है ना पटना के दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है। और किस नदी के किनारे अगर पूछ देता है तो उसके पश्चिम में जो है ना सोन नदी है और पूरब में पुनपुन नदी है। तो ये था हमारा मुख्तसर से खुलासा इस सबक का। अब हम लोग इस सबक का जो सवाल और जवाबात है उसमें सबसे पहला सवाल और जवाबात जिसमें आता है वो मारूजी सवालात है। सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुई थी बिहार में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है खगोल में हुआ था। और इन्होंने जो रिसर्च किया था, जो किताब लिखा था आर्य सिद्धांत और तंत्र, त्रिगना में बैठकर लिखा था। तो त्रिगना जो है ना ये पटना में पड़ता, पटना जो बिहार की राजधानी है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया, यानी जो उन्होंने बैठकर तजुर्बा करते थे, लिखते थे, तो कहाँ पे कायम किया, त्रिगना में कायम किया। यानी आर्यभट्ट ने जो जिस जगह पर बैठ कर हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उस चीज़ का जो उन्होंने इल्म हासिल किया था, बैठकर जो अंदाज़ा लगाते थे हमारे सूरज का, चांद का, तो जो पटना के नज़दीक जो जगह था त्रिगना, वहीं पे बैठकर वो जो ना जोग्राफियाई तहकीक करते थे, यानी सूरज का और चांद का जो ना और सैयारों का पता लगाते थे, तारे गिनते थे, उसी जगह पे बैठकर वो अपना काम करते थे। इसी तरह हमारा अगला सवाल हो जाएगा, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा गया है। तो इसको जो है ना सुनहरा दौर कहा गया है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, तो गुप्त अहद से है। इसी तरह हमारा पांचवा सवाल है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो आप लोग को मालूम हो गया, मशहूर रियाजी जो है, माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस के, इन्होंने रहनुमाई की थी। अब हमारा मुख्तसर सवालात का सिलसिला शुरू होता है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ कीजिए। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ, चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है, यानी चांद जो है ज़मीन का चक्कर लगाता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, और जो ज़मीन जो है ना सूरज के इर्द गिर्द यानी उसी के चारों तरफ घूमती है। इसीलिए चांद और ज़मीन के इस तवाफ़ के दौरान चांद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अम्र है। जैसे कि चांद जो है ज़मीन का तवाफ़ करता है और ज़मीन जो है सूरज का तवाफ़ करता है, तो तीनों जो है ना एक कभी ना कभी बीच में आ ही जाएंगे। ऐसी सूरत में चांद का साया सूरज पर पड़ता है। ऐसे जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं, तीनों एक दूसरे इसमें आता है, तो चांद का साया जो है ना सूरज पर पड़ता है, चांद का साया सूरज पर। इसी सूरत में चांद का साया सूरज पर पड़ता है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। यानी चांद का साया जो है ना सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। इसी तरह जब ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण होता है। अब हमारा अगला जो सवाल होगा वो होगा, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। तो आर्यभट्ट की जाए पैदाइश जो है वो है खगोल में, और उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो आपका 476 है।
अब हमारा और अगला सवाल आएगा, तिरेगना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। तो तिरेगना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले। तिरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है। तिरेगना का इलाका पश्चिम से सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तिरेगना के महल वकूफ़ को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ़ रहती है। यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहक़ीक़ करना निस्बतन आसान है, इसलिए आर्यभट्ट ने इस मकाम को मुंतखब किया। यानी वहाँ से जो है ना तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी, यानी हमारा जो शमसी निज़ाम है, सूरज का जो भी निज़ाम है उसका पता लगाना, उसको पढ़ना और समझना आसान है। इसी तरह 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी में पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ऐसा सूरज ग्रहण 1 सदी के बाद ही वाक़ होता है। 1 सदी यानी 100 साल, 100 साल, ठीक है, उसी को सदी बोलते हैं। 22 जुलाई 2009 ईस्वी इस सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुँचे। यहाँ तक कि अमेरिका के साइंसदान और इसरो जैसे तहकीकी इदारों के साइंसदानों की टीम वहाँ पहुँची थी। इस वजह से 2009 की जो सूरज ग्रहण थी इसकी जो है ना अहमियत और बढ़ जाती है। अब तवील सवालात में 2 सवालात हैं, जिसमें पहला सवाल है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। तो इसमें हम लोगों को जो है ना इसी चीज़ को और तफसील से बयान कर देना है। यानी सूरज ज़मीन का तवाफ़ करता है और इसी तरह जो है ना, माफ़ कीजिएगा, ज़मीन जो है ना सूरज का तवाफ़ करता है और चाँद जो है ज़मीन का चक्कर लगाता है। तो जब ज़मीन चाँद का सूरज का चक्कर लगाता है और चाँद ज़मीन का चक्कर लगाता है तो तीनों जब एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं, यानी अगर बीच में चाँद आ जाता है तो वो सूरज ग्रहण होगा। क्योंकि हम लोग पृथ्वी से जो है ना सूरज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। पृथ्वी से जब सूरज को नहीं देख पाते हैं तो बीच में कौन आता है, चांद आता है, जिसके कारण जो है ना सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो सूरज ग्रहण हो गया। इसी तरह जब हमारा पृथ्वी बीच में आ जाता है और हम लोग चांद को नहीं देख पाते हैं तो वो चंद्र ग्रहण होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी चंद्र ग्रहण होगा अमावस्या के दिन, यानी अंधेरी रात में चंद्र ग्रहण होगा जिसमें हमें चांद नज़र नहीं आती है। यानी अमावस्या के दिन जो है ना फुल मून हो जाता है, पूरा मून गोल हो जाता है, चांद गोल होता है, तो हमें उसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलेंगे। और दूसरा सवाल हमारा यह है, आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों की तफसीली जायज़ा लीजिए। तो इनका जो तब ये है साइंसी कारनामा जो है, इन सबसे ज़्यादा अगर इनका हम देखा जाए इसमें तो वो इल्म नजूम में तो माहिर थे ही, साथ में और रियाजी के भी माहिर थे। इल्म नजूम में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले जो साबित किया, उन्होंने जो हमारा जो है ना ज़मीन गोल है वो अपने महवर पर घूमती है, और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का भी उन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया। यह था हमारा आज का सबक का मुख्तसर सा खुलासा और हमारे सवाल और जवाबात का सिलसिला जो ख़त्म हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं एक दूसरे सबक को लेकर और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।